हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 17 मई का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें हमने जो पूरा न्यूज़पेपर है उसका जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स उसको इसमें रखा है इस PDF में। जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इसके अलावा एडिटोरियल्स जो है उसको भी हम कवर करेंगे इसमें। और जो जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस खबर में जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम भी जो एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, ताकि उसका आप जो है नोट्स बना सके अपने एग्जाम के लिए। और इस वीडियो में आधे घंटे 45 मिनट वीडियो का पूरा देखें, ताकि आपका जो पूरा पेपर है न्यूज़पेपर उसको कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो आर्टिकल्स कुछ कुछ हैं जिसको जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने उसको यहाँ पे नहीं रखा है। या ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोज में उसको कवर कर लिया इंपॉर्टेंट चीज़ों को, इसीलिए हमने इस पूरे वीडियो में उसको नहीं रखा, ताकि लेंथ भी आपका कम होगा और वीडियो का, और आप जो इंपॉर्टेंट खबर है उसी पे आप फोकस कर पाएंगे। तो इसको हम स्टार्ट करने के पहले बताऊं आपको, अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा जिसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके अलावा बेल जो आइकन है उसको आप दबा सकते हैं, ताकि आपको जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन है हमारे चैनल पे जाकर के, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप जो है बाकी जो हमारा वीडियोज है, जैसे एनसीईआरटी को है, एनसीईआरटी को लेकर के वीडियो, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी आपका, पॉलिटी का एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स का हमारा वीडियोज है अलग अलग, जैसे बैंकिंग सिस्टम पे है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसीज। उसके अलावा पॉलिटी पे हमारा वीडियोज है, कुछ कुछ जुडिशियल सिस्टम क्या है, जुडिशियरी कॉलेजियम के बारे में, इमरजेंसी के बारे में। तो सारी चीज़ों को हमने जो है डिटेल में लक्ष्मीकांत पॉलिटी को कवर किया है। उसमें जो इंपॉर्टेंट वीडियोज उसको आप देख सकते हैं। आप उसमें डाउट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपका पूरा न्यूज़पेपर है वो कवर हो जाएगा। पहला जो आर्टिकल आपका 5 किल्ड एज गेल फोर्स विंड्स रेन पमल केरला कर्नाटका। तो ये जो हम देख रहे हैं न्यूज में, बेसिकली साइक्लोन जो है वो आया है अरेबियन सी से ओरिजिनेट होकर, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है उसको हिट कर रहा है साइक्लोन तौकते। ये बेसिकली अभी जो है नॉर्थ पार्क होते हुए गुजरात की तरफ मूव कर रहा है। ऑलरेडी जो है कर्नाटका, केरला और गोवा को इसने जो बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट, उसको हिट किया हुआ है उसने। वहां पे काफी तेज हवाएं, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर एक तरह से, ये मंगलुरु का है। तो ऑलरेडी वहाँ कुछ डिस्ट्रक्शन देखा गया है, तो इसको अभी स्पीड जो इसकी और बढ़ने वाली है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में जा चुका, मतलब स्पीड इसकी काफी ज्यादा बढ़ गई है, और ये गुजरात हिट करते करते इसका जो स्पीड है और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। ये अभी महाराष्ट्र को भी हिट करेगा, मुंबई को स्पेशली, और उसके बाद गुजरात का तट को तकरीबन मंडे इवनिंग यानी आज शाम तक इसके पहुंचने की संभावना है वहां पर। तो ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी है। डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज जो है NDRF SDRF ऑलरेडी डिप्लॉय किया चुका है। लोग जो है वहां से इवेक्यूएट किए जा चुके हैं। तो ये जो बेसिकली आपका GS पेपर 3 है, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें आप इन चीजों को लिख सकते हैं। क्या क्या प्रिपरेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें उस चीजों को आप लिख सकते हैं। एक तो वार्निंग सिस्टम होगा, क्योंकि हमें पहले से पता चल रहा है, ठीक है। दूसरा ये प्री डिजास्टर हो गया। उसके अलावा हम जो रिलोकेशन प्लान जो गवर्नमेंट जो कर रही है, वहाँ के जो लोग हैं तट पे, उनको कहीं और सेफ जगह पे लेके जा रही है, लेके जा चुकी है ऑलरेडी। या फिर कुछ जो उसके बाद डिजास्टर जो के बाद जो ये हम देखते हैं, इसको अब कैसे रिबिल्ड होता है। तो ये सारी चीजें को आप डिजास्टर रेस्पॉन्स में, प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर दोनों में आप इन केस स्टडी को लिख सकते हैं, जो बहुत सारे हमने और भी देखे हैं। आम्फन साइक्लोन आया था, बाकी साइक्लोन्स आए थे। तो साइक्लोन के केस में क्या केस स्टडी आपकी होती है, उसको आप इसमें लिख सकते हैं, इस चीज़ों को लिख सकते हैं आप उसमें आंसर में, और क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है, क्या क्या लेने की जरूरत है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिजास्टर को लेकर के, काफी डिजास्टर्स हमने देख रहा है। अभी तो हम पेंडेमिक देख ही रहे हैं कोविड का लेकर के, उसको उसका एक है ही। उसके अलावा जो आपका ये नेचुरल डिजास्टर्स है उसके बारे में आप ये आंसर्स में इन चीजों को कोट कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरा डिटेल वीडियो भी मैंने कल ही अपलोड किया है, साइक्लोन तौकते के ऊपर में। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, उसको कैसे हम नाम देते हैं, जैसे तौकते नाम कैसे दिया गया, उसके अलावा जो उसकी कैसे वो फॉर्म होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, विंड स्पीड के बेसिस पे कैसे उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो सारा कुछ हमारा वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो 2021 का पहला साइक्लोन है, ये जो नाम है आपका म्यांमार के द्वारा सजेस्ट किया हुआ है। इसका मतलब होता है गेको, म्यांमारिंग लैंग्वेज में मतलब डिस्टिंक्टिवली वोकल लिजर्ड, ये वहाँ के लैंग्वेज में इसका मतलब होता है। ये बेसिकली इसका विंड हम देख ही रहे हैं, डायरेक्शंस जो आपका इधर से आपका जा रहा है, ये हमारा कोस्ट है, ये यहाँ से आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लेकर के नॉर्थ नॉर्थवर्ड वेस्टवर्ड डायरेक्शन में ये जा रहा है। इसका जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 160 स्पीड से ज़्यादा वो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी जब वो गुजरात तक कोस्ट के पास जाएगा, तो आज शाम तक। तो ये हमारा वीडियो का जो है ये आपका
थंबनेल है, एक तरह से टाइटल है, जो अभी हम मैंने बोला कल हमने अपलोड किया है। इसमें हम जो देखेंगे साइक्लोन्स क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कंडीशंस क्या क्या होता है। टॉपिकल साइक्लोन, जैसे ये टॉपिकल साइक्लोन है, इसको फॉर्म करने के लिए, इसको पनपने के लिए, जन्म लेने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होता है, कैसे ये फॉर्म होता है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इनिशियल स्टेप, मैच्योर स्टेज, क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं इसको स्पीड के बेसिस पर, सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, इसका नाम कैसे होता है, और बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन क्यों देखने को मिलता है कंपेयर टू अरेबियन सी इन जनरल। तो इस सब चीजों को हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपका ज्योग्राफी और जो जीएस पेपर 1 है उसमें आपका ये काफी हेल्प करेगा। इस वीडियो को आप जरूर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है आर्टिकल, सेकंड कोविड-19 वेव सो साइन ऑफ पीकिंग। तो ये जो है अभी हमारे यहाँ जो कोविड का सेकंड वेव चल रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि ये इसका पीक जनरली आ चुका है, तरह से लग रहा है, और अब ये धीरे 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 कम होता दिख रहा है। तो ये कंसिस्टेंट डिप इन पास्ट वीक, पहले जो था 7 ईयर एवरेज जनरली लेते हैं, तो रोलिंग एवरेज जो था केसेस का 3.92 लाख था ऑन मई 8 को, और अब जो है वो 7 दिन का एवरेज है वो हो चुका है 3.41 लाख ऑन मई 15। इसका मतलब धीरे धीरे जो है ऑन कंसिस्टेंट बेसिस जो केसेस जो है कम देखने को मिल रहे हैं। टेस्ट का पॉजिटिविटी रेट भी कम हो चुका है, पहले जो 22.6% था वो अभी 19% हो गया है सेम पीरियड में, ये पीरियड में। यानी कि टेस्ट पॉजिटिविटी मतलब क्या है कि आप अगर आपने 100 लोगों को टेस्ट किया है, आरटीपीसीआर टेस्टिंग की है, तो उसमें कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिविटी रेट भी काफी घटा है। तो ये आप देख रहे हैं केसेस जो धीरे धीरे प्लेट्यू हो रहा है, धीरे धीरे ये हो सकता है धीरे धीरे जाकर के कम हो। लेकिन एक ये चीज है कि जो ड्रॉप है केसेज में वो सब जगह एक जैसा नहीं है। बेसिकली कुछ स्टेट्स में केसेज अभी भी बढ़ रहे हैं, कुछ स्टेट्स में केसेज धीरे धीरे प्लेट्यू हो रहे हैं। तो ये अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन ओवरऑल जो इंडिया का पिक्चर देखे तो अभी जो है केसेज पीक जो लग रहा है कि आ चुका है, और धीरे धीरे वो अब कम की तरफ बढ़े, डिक्रीज होने की तरफ वो मूव कर रहा है। तो ये बेसिकली इसका ग्राफ है। नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस, मैंने कहा यूनिफॉर्म नहीं अक्रॉस स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में अभी पीक आना बाकी लग रहा है, कुछ स्टेट्स में पीक ऑलरेडी आ चुका है। और जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, दिल्ली में देखा जा रहा है कि पॉजिटिविटी रेट धीरे धीरे कम हो रही है। अब हम आर्टिकल की तरफ से मूव करते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा जरूर आप लाइक करें उसको और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स, जो आपका ये पहला एडिटोरियल है, द रोड फ्रॉम लद्दाख इज पेव्ड विद डिस्ट्रप्शंस। तो ये बेसिकली इंडिया चाइना जो रिलेशन, इंडो चाइना रिलेशन के ऊपर भी इन्होंने 1 साल में जो हुआ है उसके ऊपर भी इन्होंने बताया है कि क्या क्या हमारे बीच में हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन जो है। तो पहला जो हमने देखा कि वो जो पिछले साल आपका स्टार्ट हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, लद्दाख पे जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था इन रीजन में, उसके बाद देखा गया कि डिसंगेजमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से डिसंगेजमेंट नहीं हुआ है। इंडिया हैज नॉट टेकन कंट्रोल ऑफ द मोर प्रोमिनेंट पीक्स लाइक ब्लैक टॉप एंड हैड ए वीक हैंड टू प्ले विथ। तो इंडिया के पास जो कैलाश रेंज था वहां से तो इंडिया ने अपना विड्रॉ किया है बेसिकली एज ए डिस्कशन, लेकिन अभी भी कुछ जो पूरा विड्रॉल जो है दोनों तरफ से नहीं हुआ है अभी भी। चाइनीज अभी जो अप्रैल 9 को जो बेसिकली डिस्कशन हुआ था कमांडर लेवल पे, सीनियर कमांडर लेवल पे, उसमें चाइनीज हैव रिफ्यूज टू इवन डिस्कस रिमेनिंग इश्यूज। रिमेनिंग इश्यूज जो है बाकी जगह से बॉर्डर से हटने का, उसके अलावा जो बॉर्डर पोस्ट आपने बनाया है उससे बैक करने का, वो सब इशू ये डिस्कस नहीं हो पा रहा है। इंडिया हैज लॉस्ट इट्स ओनली लेवरेज ऑन कैलाश रेंज। कैलाश रेंज को हमने छोड़ दिया क्योंकि हम चाह रहे थे कि डिसंगेजमेंट हो, तो इसको लेकर के तो बेसिकली डिप्लोमेटिक था आपका। तो with the PLA troops denying India access to territories controlled by patrolling, the government award aim to restoring status quo and as April 2020 remains unfulfilled। तो PLA ने, वहाँ की आर्मी ने जो है बेसिकली जो उन्होंने पेट्रोलिंग करके जो कंट्रोल किया था हमारा पोस्ट कुछ, उसको देने से मना कर दिया, एंड ऑफ एक्सेस देने के। अभी भी इसे मतलब कि रिजोल्यूशन बाकी है। ये एक हो गया। उसके अलावा दूसरा जो है जियोपॉलिटिक्स में हम देखते हैं, एक तो ये आपका हो गया इंडिया चाइना में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा आपका है कोविड को लेकर के। तो कोविड को लेकर के भी इंडिया का इमेज जो है धीरे धीरे ग्लोबल इमेज जो खराब हुआ है, वीक पोजीशन हमारा हुआ है। कैसे? तो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम से पहले तो हमने जो बेटर अल्टरनेटिव दिखाया, हमने जो नेबरिंग कंट्री को हमने जो है वैक्सीन भेजी इंडिया ने, पर्टिकुलरली इन साउथ एशिया, इससे इंडिया का इमेज अच्छा हुआ। लेकिन बाद में जो है हम बैक ट्रैक हो गया इंडिया को, कि जो सेकंड कोविड वेव को देखते हुए इंडिया ने अपना सप्लाई जो है या फिर एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट था हमारा कि हम इतनी वैक्सीन सप्लाई करेंगे, इंडिया उसको सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो नेबरिंग कंट्रीज है बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे, उन्होंने वैक्सीन स्टार्ट कर दिया प्रोक्योरिंग चाइना से, तो कास्टिंग डाउट्स ऑन इंडियाज रिलायबिलिटी एज ए पार्टनर।
तो इंडिया के जब रिलायबिलिटी जो है वो खत्म धीरे धीरे कम हो रही है एंड रेजिंग क्वेश्चन अबाउट इट्स एबिलिटी टू एक्ट एट काउंटर टू चाइना। तो ये इंडिया का इमेज जो है बेसिकली रीजनल लेवल पर आपका जो है वो खराब हुआ है, एक तरह से ग्लोबल इमेज भी खराब हुआ है, क्योंकि जो वैक्सीन जो है जो नेबरिंग कंट्री है वो चाइना की तरफ मूव कर गई है वैक्सीन के लिए, और इससे इंडिया का जो बेसिकली पावर है वो धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। तो ये एक दूसरा है इंडिया का इमेज को लेकर के, जियो पॉलिटिक्स को लेकर हम कहें लिंचपिन। उसके अलावा न्यू दिल्ली जो क्वाड का जो प्लेस था, क्वाड जो ग्रुप है आपका 4 देशों का, यूएसए, इसको हम पहले डिस्कस किया हमने, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 देशों का जो ग्रुप है आपका इंडिया, ये आपका क्वाड इसको कहा जाता है। तो क्वाड प्लेस टू डिलीवर, क्वाड ने अभी जो है हाल ही में जो इनका ऑनलाइन मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि डिलीवर 1 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन थ्रू आउट इंडिया पैसिफिक बाय एंड ऑफ 2022। तो ये इन्होंने डिसाइड किया था कि 1 बिलियन डोजेज जो है हम डिलीवर करेंगे इंडो पैसिफिक में, फोकस्ड ऑन काउंट्री को, ताकि हम चाइना का इन्फ्लुएंस को जो है काउंटर कर सके। ये बेसिकली इनका एम था। लेकिन अब इंडिया जो है अब इंडिया जो खुद इंपोर्ट कर रही वैक्सीन, प्रोड्यूस उतना नहीं कर पा रही है, इस कारण से, क्योंकि हमारा जो नीड है वो ज़्यादा बढ़ गया है। इसको देख करके जो क्वाड का जो प्लेस था वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का जो स्ट्रांगनेस था वो कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। डिमिनिश्ड इंडियाज और एज इमेजिन पावर, रिवर्स अ 16, उसके अलावा रिवर्स अ 16 ईयर ओल्ड पॉलिसी टू एक्सेप्ट ग्लोबल एड। तो ग्लोबल एड का हमारा पॉलिसी था बेसिकली कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये सब चीज़ों पे, तो अभी हम जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, मेडिसिन है, आपका पीपीई किट्स हो गया। तो इसको ये बेसिकली इससे क्या है, इंडिया का इमेज जो है। तो तीसरा जो आपका क्वाड को लेकर के हमारा जो रिलायबिलिटी था, जो हमारा कमिटमेंट था, वो खत्म होता दिख रहा है। इंडिया का ग्लोबल इमेज जो है वो धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। As a weaker India is not only less attractive as a partner globally, it makes New Delhi more dependent on United States to deal with China. तो इंडिया का जो डिपेंडेंसी है चाइना यूएसए पे और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिया खुद अपने आप में डील नहीं कर पाएगा। इससे इंडिया चाइना रिलेशन और खराब होगा एक तरह से। इसके अलावा हमने देखा अभी कि चाइना के साथ रिलेशन जो लद्दाख क्राइसिस के बाद फोर्स्ड द मोदी गवर्नमेंट टू सीक पीस विद पाकिस्तान। तो यूएई के थ्रू जो बैक चैनल हमने टॉक्स स्टार्ट किया था, जिसके बाद चीज फायर भी अनाउंस हुआ। तो ये भी जो अभी हमको बेसिकली एक तरह से इंडिया को जो है कर सकते हैं बैक ट्रैक होना, एक तरह से हम जो है क्राइसिस को देखते हुए हमने बैक ट्रैक किया है बेसिकली पाकिस्तान के साथ बातचीत जो है। उसके अलावा अभी भी जो है पाकिस्तान के साथ हम बेसिकली नहीं कह सकते हैं कि फुल टाइम हमारा रिजोल्यूशन हो गया है। तो यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं इंडिया को और सोचने की जरूरत है, इंडिया को और कुछ करने की जरूरत है। हम उसके अलावा जो और कंसर्न इंडिया के लिए क्या है, ग्लोबल कंसर्न, अफगानिस्तान से जो है अब अमेरिका ट्रूप विड्रॉ हो रही है और ताइवान बेसिकली वहाँ पावर में एक तरह से आ रहा है। इससे भी इंडिया को देखने की जरूरत है, यहाँ पर भी जियोपॉलिटिक्स को देखने की, कैसे इंडिया अपना जो वहाँ पे असर्शन और कंट्रोल बना सकता है, क्योंकि अभी जो वहाँ पे चाइना और पाकिस्तान और रसिया का बेसिकली ज़्यादातर दबदबा रहेगा। इसके अलावा जो अभी हम बात करें कोविड को लेकर के, चाइना ने कुछ सप्लाई किया है अपना। तो चाइनीज जो कह रहे हैं इसको कि भाई हमने जो है, चाइना मीडिया इसको कह रहा है बेसिकली एज चाइनीज एड, लेकिन इंडिया ने कहा कि बेसिकली कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स है बिटवीन प्राइवेट कंपनीज। तो ये भी जो इंडिया का इमेज अच्छे से खराब कर रहा है कि हम चाइना से एड जो है ले रहे हैं इस केसेज में, वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो ये सब बेसिकली जो पूरा जो चीज़ है, ये आर्टिकल, इसमें जो है इंडिया का ग्लोबल इमेज, जियोपॉलिटिक्स जो है आपका, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ, कैसे इंडिया का इमेज जो है कोविड के समय, इस समय में हमारा पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी फेल कर रहा है, उसको हमें क्या क्या आगे दुरुस्त करने की जरूरत है। तो की पॉइंट्स इन्होंने बताया इस पर। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है आपका, इट इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स फॉर वीमेन वर्कर्स। तो इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने जो बेसिकली वीमेन वर्कर्स जो हैं, तो पेंडेमिक या लॉकडाउन का जो इफेक्ट है वो वीमेन वर्कर पे ज़्यादा रहा है कंपेयर टू मेन एम्प्लॉयमेंट। तो इसको लेकर इन्होंने हाईलाइट किया है कि क्या क्या ज़्यादा बेसिकली डिफरेंसेस रहे हैं, वीमेन वर्कर को ज़्यादा फेस करना पड़ा है। बेसिकली सर्वे बेस्ड है, सर्वे इन्होंने कुछ किया था। तो इवन प्रायर टू 2020 से पहले की बात करें, पेंडेमिक के पहले की भी, तो जेंडर एम्प्लॉयमेंट गैप जो होता है, मतलब कि वीमेन एम्प्लॉयमेंट वर्सेज मैन एम्प्लॉयमेंट, वो काफ़ी बड़ा था। ओनली 18% ऑफ वर्किंग एज वीमेन जो एम्प्लॉयड थी कंपेयर टू 75% मैन। तो ये भी देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सिर्फ 18% जो महिलाएं जो है, जो कि वर्किंग एज की थी, उनको वो एम्प्लॉयड थी, वो काम रोजगार कर रही थी, जब कंपेयर टू 75%। इसका रीजन क्या क्या था,
लैक ऑफ गुड जॉब, अच्छी जॉब नहीं मिलना वीमेन को, रिस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म्स, बहुत सारे आप देखते हैं सोशल कल्चर नॉर्म्स जो इंडिया में कि भाई नहीं आप बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, या फिर उस तरह का काम नहीं कर सकती, कुछ डिफरेंट तरह का काम नहीं कर सकती हैं। और बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, तो ये हम जानते हैं कि हाउस होल्ड वर्क जो जनरली डिपेंडेंट होता है महिलाओं पे, महिलाओं के ऊपर में दारोमदार रहता है कि हाउस होल्ड वर्क देखना, बच्चों को संभालना, बड़ों एल्डरली को केयर करना, खाना बनाना, तो ये सब बेसिकली कारण देखा गया पहले कि जिस कारण से 18% महिलाएं ही सिर्फ जो है एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में थी। अब इन्होंने जब बात की है, अभी अपना इनका सर्वे है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021, 1 ईयर ऑफ कोविड-19, तो ये इस सर्वे जो किया गया इसके बेसिस इन्होंने कुछ अपना जो एनालिसिस किया है, रिजल्ट किया, उसको इन्होंने समझाया है। तो नेशनल वाइड लॉकडाउन के कारण वीमेन जो ज़्यादा हार्ड हिट किया है ये लॉकडाउन। बेसिकली हम देखें 61% ऑफ मेल वर्कर्स वर अनअफेक्टेड, और लेकिन वीमेन वर्कर की बात करें सिर्फ 19% ऑफ वीमेन वर्कर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जॉब सिक्योरिटी अगर हम कहें तो 19% ही मान लीजिए जॉब उनके पास रहा, बाकी को जॉब छोड़ना पड़ा या उनकी जॉब छूट गई, जैसा कुछ भी। उसके अलावा 47% जो महिलाएं जिनका जॉब छूट गया था लॉकडाउन के समय में, वो जॉब नहीं मिल पाया, रिटर्न नहीं कर पाए, जबकि मेल वर्कर की बात करें तो सिर्फ 7% जो मेल वर्कर थे जिनकी जॉब चली गई थी वो जॉब नहीं दूसरी पकड़ पाए हैं, बाकी सभी को नई जॉब या दूसरी जॉब मिल गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि वीमेन के पास फीवर ऑप्शंस थे। ओनली 4% और 3% ऑफ फॉर्मल सैलरीड वीमेन मूव टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डेली वेज वर्क। तो जो मेन थे, जो लोग लड़के जो थे, वो दूसरे, मान लीजिए उनकी नौकरी चली गई तो वो दूसरे तरह के ऑक्यूपेशन में चले गए, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उन्होंने कुछ स्टार्ट कर दिया या डेली वेज स्टार्ट कर दिया। लेकिन वीमेन के पास ये ऑप्शंस भी कम दिखा। ओनली 4% जो है वीमेन वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में गई, एम्प्लॉयमेंट में गई, और 3% जो है डेली वेज वर्कर के तौर पर गई। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस, बेसिकली जो है कहने का मतलब यही है कि वीमेन वर्कर को ज़्यादा इसमें स्ट्रेस, ज़्यादा जो डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी लॉकडाउन और कोविड पेंडेमिक के कारण। कम ऑप्शंस इन वीमेन के पास थे। वीमेन वर्कर वे मोर लाइकली टू इंटर एज डेली वेजर वर्कर्स व्हाइल मेन फाउंड एवेन्यूज, तो ज़्यादातर वीमेन वर्कर, जैसा हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर वीमेन वर्कर को डेली वेज वर्कर की तरह काम करना पड़ा, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यू जो उनके पास कम दिखा। तो डेली वेज ऑब्वियसली बात हम जानते हैं, जैसे कि बहुत कम पैसा आपको मिलता है, सिक्योरिटी नहीं है उसमें, जॉब में वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं होता है, तो बेसिकली जो वर्किंग है बेसिकली उनका और ख़राब हुआ। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, स्कूल्स बंद हो गए, एवरीथिंग लिमिटेड टू कन्फाइंस ऑफ वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ गई, जो कि और उसकी ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वीमेन के ऊपर आई। बर्डन ऑफ केयर मे बी द रीजन फॉर पुअर एम्प्लॉयमेंट रिकवरी, और ये बर्डन बढ़ गया जो वीमेन के ऊपर में हाउस होल्ड वर्क का, इसके कारण भी जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो दूसरे काम पर नहीं जा सकी, या उनका काम अपना छोड़ना पड़ा, या दूसरा काम वो नहीं पकड़ पाई, तो ये भी एक कारण है बेसिकली। इसके बारे में बताया, तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए सरकार को, ये सजेशंस यहाँ से इन्होंने बताया है, सजेशंस क्या क्या करने की जरूरत है। तो पहला, मनरेगा जो है, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट देता है डेली वेज का, उसको बढ़ाने की जरूरत है, एक्सपेंशन। दूसरा, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स भी गवर्नमेंट को स्टार्ट करनी चाहिए इसी तौर पर, जो कि वीमेन पे ज़्यादा फोकस्ड होती है। हमने पहले भी देखा है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट को स्टार्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अर्बन जो सिटिंग्स में जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं पेंडेमिक के कारण, लॉकडाउन के कारण, तो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, जैसे कि रूरल एरिया में तो फिर भी लोग जो जा करके मनरेगा जैसे स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, और वहाँ पर जो है उनको एक लिवलीहुड के लिए, रहने के खाने के लिए पैसा मिल जाएगा। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है गवर्नमेंट को लाने की जरूरत है। इसके अलावा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय स्टेट्स टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन व्हाइल आल्सो एड्रेसिंग इमीडिएट नीड्स, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन के लिए स्टेट्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। उनका जो इमीडिएट नीड्स है, जैसे कि कम्युनिटी किचन्स आपको बढ़ाना चाहिए ताकि उनको खाना पीना मिल सके, अगर रोजगार नहीं है, उनके पास पैसा नहीं खाने को। प्रायोरिटाइजिंग ओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स स्कूल जो उसको धीरे धीरे खोलने की जरूरत है, जहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं काम करती है। और इंगेजमेंट विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ पर्सनल, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर आप इंगेज करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होगा, एसएचजी आपने पढ़ा होगा शायद, ये बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स होता है, जनरली वीमेन लेड, वीमेन ज़्यादा होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो ये कुछ पर्टिकुलर काम में इंगेज रहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इनके साथ करार करती है कि पीपीई किट बनाने का या ग्लव्स बनाने का, मास्क बनाने का, इनको काम देती है, तो क्या होगा, इनके पास काम आएगा, इनके पास पैसा आएगा, और ये अच्छे से रोजगार रोटी कर पाएंगी। तो ये बेसिकली एक स्टेप्स गवर्नमेंट स्टेट्स ले सकती है। इसके अलावा इन्होंने क्या सजेशन दिया है, तो ये तो हमने देखा 4 सजेशंस यहाँ होंगे, ये 5वां हो गया आपका
एम्प्लॉयमेंट के लिए। छठा क्या हो गया, आप एक हार्डशिप अलाउंसेस दीजिए तकरीबन 5,000 पर मंथ और 6 महीने के लिए, ताकि जो है ये जो आशा वर्कर चाहे आंगनवाड़ी वर्कर जिनका कि रोजगार छीन गया है उनके लिए, तो ये छठा हो गया आपका। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अभी जो गवर्नमेंट लाने वाली है, should systematically address the constraint around the participation of these women workforce। तो कंस्ट्रेन वीमेन वर्कफोर्स जो रोजगार नहीं ले पाती है, रोजगार काम नहीं कर पाती है नॉर्मल टाइम्स में भी, उसको में जो उनको कंस्ट्रेंट्स, जैसे यहाँ हमने देखा जो सोशल नॉर्म्स हो गया, अच्छी नौकरियां नहीं उनके हिसाब से, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है गवर्नमेंट को अगली पॉलिसी में। पेंडेमिक इज नेसेसिटी ऑफ एडिक्वेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी गवर्नमेंट को इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहिए, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इस पे भी, ताकि जो है पेंडेमिक से हम जैसे पेंडेमिक से आगे में झेल सके, अच्छे से लड़ सके। इसके अलावा यूनिवर्सल बेसिक सर्विस प्रोग्राम दैट नॉट ओनली फिल्स एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन द सोशल सेक्टर बट ऑल्सो एक्सपेंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड एंड एल्डरली केयर। इन सारी चीज़ों में पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो है वीमेन हाउस होल्ड जो है वो वीमेन जो है बेसिकली वो काम कर सके और काम पे आ सके, उनके ऊपर बर्डन जो कम हो सके। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा जो आर्टिकल है ये वीमेन वर्कफोर्स वीमेन एम्प्लॉयमेंट रेशियो कैसे बढ़ाने की के लिए हम क्या क्या सजेशन है वो आप लिख सकते हैं, और क्या क्या इफेक्ट जो हुआ है उनके ऊपर पेंडेमिक का, वो हम इसको आप इसमें केस स्टडी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है यूजिंग ऑल ऑप्शंस। तो ये बेसिकली जो है वैक्सीन की कमी जो है उसको लेकर के इन्होंने आर्टिकल है ये पूरा। तो अभी तक इंडिया में देखें तो सिर्फ 3% लोगों को दोनों डोज मिले हैं और 10% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन मिल चुका है। इसका मेजर जो कारण है कम वैक्सीनेशन का, वो है सप्लाई कंस्ट्रेंट। हमारे पास वैक्सीन उतनी अवेलेबल नहीं है। जो दो मेजर हमारे यहाँ वैक्सीन अप्रूव्ड है अभी तक, स्पुतनिक अभी जस्ट आई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो वन ऑफ द रीजन उनका जो पेस ऑफ वैक्सीनेशन इज फॉलन, तो अवेलेबिलिटी कम है यहाँ पर। डिपेंडेंस ऑन देम, तो हम डिपेंडेंट है बेसिकली दो कंपनियों पे, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पे, इंक्लूडिंग फ्रॉम अब्रॉड रिमेन्स अ कंस्ट्रेंट, एक्सपोजेज मच ऑफ द पॉपुलेशन टू पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। तो ये और जिससे वैक्सीन अगर कम हो, वैक्सीन ज्यादा होता तो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन कम होता, जैसे कि बाकी देशों ने किया है। तो सबसे ज्यादा जो जोड़ी हमें वैक्सीनेशन की जरूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है पिछले साल अक्टूबर में, अगर हम कहें अक्टूबर 2020 में, ये हम पहले भी न्यूज कवर कर चुके हैं बहुत बार। तो ये जो है बेसिकली इंडिया साउथ अफ्रीका ने एक पिटिशन दिया था, अपना एप्लीकेशन दिया था ट्रिप्स एग्रीमेंट को WTO में दिया था कि ट्रिप्स के अंदर में जो एक रूल है पेटेंट वाला, तो उसको टेम्पोररी वेवर दिया जाए। मतलब कि जो पेटेंट का रूल है वैक्सीन को लेकर के या तो जो कोविड में मेडिसिन को लेकर के है, उसमें जो है WTO छूट दे, ताकि बाकी जो कंपनियां हैं उसको उस चीजों को मैन्युफैक्चर कर पाए और प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है बढ़ा पाएंगे और कॉस्ट भी जो है हम कम कर पाएंगे। तो ये बेसिकली पिटिशन दिया गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका की तरफ से। अभी यूएसए ने भी इसको सपोर्ट किया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है इसका। तो ये सही था, लेकिन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटिशन दायर की गई थी कि भाई आप जो है कंपलसरी लाइसेंसिंग, एक होता है आपका कंपलसरी लाइसेंसिंग, ये दिया जाए, ये सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करे, ताकि जो वैक्सीन जो है, जो अभी कुछ कंपनियां, 2 कंपनियां ही बना रही, 3 कंपनी बना रही है, वो दूसरी बाकी जो कंपनी है वो उसको प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके, ठीक है, पेटेंट से ओवरराइड करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने कहा है कि ये हमारा इंटरनेशनल पोजीशन से कॉन्ट्रारी हो जाएगा बेसिकली। ये एग्रीमेंट क्या है, अलाउज एक्सेप्शंस टू राइट टू पेटेंट ओनर्ड बाय द ग्राउंड ऑफ कंपलसरी लाइसेंस। तो हमारे जो पेटेंट एक्ट हमारा 1970, इसमें भी इसके लिए प्रावधान है पहली बात, और ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी इसके लिए प्रोविजंस है ऑलरेडी, कि आप जो है कुछ केसेज में, इमरजेंसी के केसेज में, आप जो है पेटेंट अगर कोई है उसको आप कंट्री देश जो है वेव कर सकता है, ताकि अगर मान लो अवेलेबिलिटी कम है उस मेडिसिन की या उस सामान की जरूरत जो है ज़्यादा है, सामान अवेलेबल नहीं है, उस केस में जो है एक देश जो है उसमें वेव कर सकता है और बाकी कंपनियों को लाइसेंस दे सकता है कि आप जो है इस चीज़ को प्रोड्यूस कीजिए। अगर पेटेंट भी है, ये पेटेंटेड सामान भी है, तब भी आप इसको प्रोड्यूस करें। And 92 सेक्शन एक्ट अलाउज सेंटर टू यूज कंपलसरी लाइसेंसिंग सर्कमस्टांसेज ऑफ नेशनल एक्सट्रीम इमरजेंसी। इस केसेज में सेंटर के पास पावर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि लाइसेंस, कंपलसरी लाइसेंस की दूसरी कंपनी को दे सके। इसके अलावा यहाँ पे बात की भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की बात करें, तो ऑलरेडी भारत बायोटेक कोवैक्सीन जो है ICMR के द्वारा फंडेड है काफी कुछ। इसका जो रिसर्च था, ये ICMR भी इसमें पार्टनर है। ICMR एक नेशनल एजेंसी है, तो ICMR को जो दूसरे कंपनी को लाइसेंस दे देना चाहिए और प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाना चाहिए। अभी जो सिर्फ 2 सेंट्रल PSU को ये लाइसेंस दिया गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड, बिपकॉल
ताकि वो इस लाइसेंस किस तरह दिया हुआ है कि आप जो है वैक्सीन कोवैक्सीन आप भी स्टार्ट करिए मैन्युफैक्चर। तो 2-3 कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा, और हमें जो ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी हमारे पास, तो हम ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करा पाएंगे। कंपल्सरी लाइसेंस का एक थोड़ा-सा मैंने शॉर्ट नोट यहाँ रखा है, पहले भी हमने डिस्कस किया था इसको। तो ये लाइसेंस देना तीसरी पार्टी कौन हो गया? मतलब जो कि पेटेंट होल्डर नहीं है, जिसके पास पेटेंट नहीं है, तो उसको हम लाइसेंस दे रहे हैं कि भाई आप जो है एक पेटेंटेड सामान को आप जो है बनाएं और मार्केट करें। ये सरकार इसको पावर देती है, अथॉरिटी देती है। ये कब देती है? बेसिकली लगता है कि भाई जो रीजनेबल रिक्वायरमेंट है पब्लिक का वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि जो मेडिसिन या जो भी कुछ है वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में जितनी चाहिए लोगों को। इसके अलावा प्राइसेस जो है या तो फिर बहुत ज़्यादा हाई है, मान लीजिए आपको सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका प्राइस बहुत मान लीजिए हाई है, क्योंकि एक सिंगल ही मेडिसिन है उस बीमारी से लड़ने के लिए अगर कोई, तो उसमें होगा ऑब्वियस सी बात है मोनोपोली होगी तो मेडिसिन का दाम बहुत ज़्यादा होगा। इस केस में भी सरकार चाहे तो उस दाम को कम करने के लिए दूसरी कंपनी को बोल सकती है, छोटी कंपनियों को, कि आप भाई इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिए। और पेटेंट इन्वेंशन आर नॉट कैरिंग आउट इंडिया, तो इन केसेस में जो है इंडियन गवर्नमेंट के पास पावर है इमरजेंसी केस में कि वो दूसरी कंपनी को, तीसरी थर्ड पार्टी को जो है अथॉरिटी दे सके कि आप इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये इंडिया ने पहला जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग दिया था वो था आपका 2012 में, जो कि हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी थी नेटको फार्मा, उसको लाइसेंस दिया गया था कि भाई आप जो है बेयर्स का नेक्सावेर एक मेडिसिन है, उस समय भी था, इसका आप जेनेरिक वर्जन स्टार्ट करें बनाना। ये एंटी कैंसर एजेंट था जो कि लीवर और किडनी कैंसर में काम करता था। इसका क्योंकि दवाई दाम बहुत ज़्यादा था, ऊपर से अवेलेबिलिटी नहीं थी इंडिया में, और लोग इससे मर रहे थे, इसके जान नहीं मिल रहा था लोगों को। इसको लेते हुए गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस दिया, कंपल्सरी लाइसेंस इस कंपनी को कि भाई आप जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि ये पेटेंटेड मेडिसिन था। तो इसी तरह से अभी भी जो सरकार पार्टियां कह रही है कि सरकार को बेसिकली इसी तरह का कंपल्सरी लाइसेंस दूसरी कंपनियों को देना चाहिए, ताकि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ा सकें। नेक्स्ट आपका है आर्टलेस एंड हार्टलेस। ये बेसिकली जो है सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के इन्होंने कंसर्न दिया कि अभी के समय में वो सही नहीं होगा। दूसरा जो यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट का एक पार्ट क्या है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है, इंडिया गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स और नेशनल आर्काइव एनेक्स, इन सबको इनकी जो बिल्डिंग्स है इसको डिमोलिश किया जाएगा ताकि जो नई बिल्डिंग्स वो खड़ी हो सके। इसके लिए लोगों ने, आर्टिस्ट ने, जो वो है उन प्रोफेशनल्स ने अपना कंसर्न दिया है कि इससे क्या होगा, जो कंजर्वेशन हमने किया इतना साल, जो आर्काइव इसके अंदर कंजर्व किया हुआ है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा जो ट्रेजर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको हमें सही से बेसिकली दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना चाहिए, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, प्लानिंग एक्सपर्टीज चाहिए होता है, लेकिन गवर्नमेंट ये सब कुछ भी नहीं किया। बेसिकली इससे क्या होगा, हमारा जो आर्टिफैक्ट है, जो हमारा पुराना हिस्ट्री का जो कल्चर का जो सामान है, जो हमें धरोहर है, वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आर्टिफैक्ट्स इन नेशनल म्यूजियम स्टिल लाइक ए कंप्लीट इन्वेंट्री नहीं है, रिस्क ऑफ लॉस और मिन हैंडलिंग। ये रिस्क हो सकता है, हमारी जो आर्टिफैक्ट, हमारी जो धरोहर है वो लॉस हो जाए, हो सकता है टूट जाए, फूट जाए, मिस हैंडलिंग हो जाए, खराब हो जाए सामान, इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए बेसिकली। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ऑलरेडी आप जानते हैं। तो नेशनल म्यूजियम्स क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये बेसिकली जो है 1949 में नेशनल म्यूजियम स्टेब्लिश हुआ था। इसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट सामान रखे हुए हैं, प्री हिस्टोरिक एरा के मॉडर्न वर्क भी रखा गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है ये जो इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर एक और इंस्टीट्यूट है, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, जो कि 1983 में स्टेब्लिश किया गया था। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और ये जो है मास्टर और डॉक्टरल लेवल कोर्सेज कराती है हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजर्वेशन, आर्ट हिस्टोरियन केस में। तो ये बेसिकली ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में उतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा जो इंस्टीट्यूट की बात हमने जो देखी वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। ये 1987 में स्टेब्लिश किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च, एकेडमिक परस्यूट और डिसेमिनेशन ऑफ फील्ड ऑफ आर्ट। तो बेसिकली आर्ट के फील्ड से रिलेटेड है सारा, कि उसमें कैसे उसको तब्दीली किया जाए, जो आर्टिफैक्ट है उसको कैसे रखा जाए, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर वैसे 6 फंक्शनल यूनिट्स है जिसका अलग अलग नाम है, इसलिए मैंने रखा है ताकि अगर प्रीलिम्स में आता है तो आप उसको आंसर कर पाए। कला निधि जो कि एक लाइब्रेरी है। कला कोसा, ये बेसिकली स्टडी एंड पब्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल टेक्स्ट इन इंडियन लैंग्वेज, तो टेक्स्ट जो इंडियन लैंग्वेज है उसको स्टडी करता है इसमें। जनपद संपदा, ये लाइफ स्टाइल स्टडीज इसमें होती है। कला दर्शन, ये बेसिकली एग्जीबिशन कंडक्ट कराना, जो इनका जो आर्ट इन्होंने बनाया है उसको एग्जीबिशन के थ्रू लोगों के पास पहुंचाना। सूत्रधार, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन हो गया। और कल्चरल इंफॉर्मेटिक्स लैब, बेसिकली टेक्नोलॉजी टूल्स
को अप्लाई करके कैसे आप जो है जो सामान, जो कल्चर्स, हमारा जो धरोहर है, उसको हम ज़्यादा समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि वो खराब ना हो और एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ले जा सकते हैं। तो ये मेन इसका फंक्शनल यूनिट्स है, इसको आप नाम याद आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल जो है इन केरला ह्यूमन लॉकडाउन, ये बेसिकली जो केरला के लॉकडाउन को एक मॉडल बनाते हुए इन्होंने बताया कि कैसे वो सही मॉडल है, उसी तरह का लॉकडाउन जो है बाकी जगहों पे भी होना चाहिए। मतलब उस मॉडल को हमें फॉलो करना चाहिए ह्यूमन अप्रोच के साथ, क्योंकि लोगों को तकलीफ ना हो। तो उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। लॉकडाउन तो हम देख ही रहे हैं, हर राज्य में है, नेशनल लेवल पे भी हुआ था। उसमें क्या क्या हमें केरला से सीखने की जरूरत है। पहला तो केरला ने जब कहा लॉकडाउन होगा 8 से 16 मई तक, ये अनाउंस हो गया 6 मई को ही, यानी अपने 2 दिन का समय दिया लोगों को और स्टेट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा नहीं कि इमीडिएट, जैसे पिछले साल लॉकडाउन जो हुआ था और नेशनल लॉकडाउन, उसमें सिर्फ 4 घंटे का नोटिस दिया गया था, तो लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। लोग सामान लेने के लिए लाइनों में लग गए राशन दुकानों में। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए बेसिकली 2 दिन का यहाँ पे टाइम दिया गया। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा हमने जो देखा कि चीफ मिनिस्टर वहाँ पे जो है वो उन्होंने कमांड लेकर वो डेली प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। बाकी जगह पे हम क्या देखते हैं, बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ब्रीफिंग करते हैं या छोटे लेवल पे ब्रीफिंग होती है। तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर ने खुद ही जो है डेली ब्रीफिंग किया कि भाई बताने के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन कि भाई क्या इतना हमारे पास रेट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, पॉजिटिविटी रेट क्या है, बेड्स कितने अवेलेबल है, आईसीयू कितना है, ऑक्सीजन वैकेंसीज कितनी, वैक्सीन कितनी हैं, और मेजर्स हम क्या क्या ले रहे हैं। तो सही इन्फॉर्मेशन, इससे क्या लोगों में एक बिलीव भी आया कि भाई चीफ मिनिस्टर का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक सही इन्फॉर्मेशन होगा, एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगा। तो लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा, डेली ब्रीफिंग और ना। उसके अलावा जो क्या गया, ट्रांसपेरेंसी एज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोविड रेस्पॉन्स टूल किट, अ डायरेक्ट ओपन एंड प्रोएक्टिव अप्रोच इन दिस एरिया वुड गो अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग पॉपुलर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये ट्रांसपेरेंसी इससे आई लोगों में, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे जो भाषण दे रहे बेसिकली बता रहे हैं लोगों को, तो एक कॉन्फिडेंस, पब्लिक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है सरकार के ऊपर बढ़ा ज़्यादा। इसके अलावा लोगों को जो बेसिकली दिक्कत ना हो, सफरिंग नहीं है, तो फूड किट्स दिया गया, होम घरों में पहुंचाई गई। कम्युनिटी किचन गवर्नमेंट ने खोला, जनकिया होटल्स यानी पीपुल्स होटल्स खोला गया। फर्स्ट लेवल ट्रीटमेंट सेंटर्स, सेकंड लेवल ट्रीटमेंट सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए ताकि वहां पर जो है माइल्ड केसेस जो पेशेंट्स का उसको स्क्रीन किया जा सके पेशेंट को, और अगर उनको अप्रोप्रिएट सिम्टम्स की, अगर उनको ज़्यादा, जिसको ज़्यादा सीरियस केसेज है उसी को जो है डिस्ट्रिक्ट और स्पेशल कोविड हॉस्पिटल में ज़्यादा भेजा जाए ताकि जो बेड्स जो है सभी के पास अवेलेबल रहे। उसके अलावा डोमिसिलियरी केयर सेंटर्स, जिसमें कि शेल्टर दिया जाए, केयर सेंटर जिसमें शेल्टर दिया गया लोगों को, फूड ट्रीटमेंट उनके लिए जिनके पास घर में स्पेस नहीं है, क्वारंटीन छोटा घर है, मान लीजिए बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50% बेड जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कोविड बेड। अब माइग्रेंट वर्कर को परेशानी नहीं हो, भाग नहीं जाए घर घर, उनको फ्ली ना करे, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काम किया कि कम्युनिकेशन हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि जो बेसिकली माइग्रेंट वर्कर होंगे वो दूसरे दूसरे राज्यों से आएंगे, नॉर्थ इंडियन स्टेट से, बिहार, यूपी से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, तो उनके लिए हिंदी में मैसेज को जारी किया कि भाई ये चीज़ हम करेंगे ताकि वो समझ पाए लोगों को। दे विल बी प्रोवाइडेड फूड एज वेल वैक्सीन। तो गवर्नमेंट ने बताया हिंदी में कि भाई आपको फूड सामान खाने को भी मिलेगा, वैक्सीनेशन भी मिलेगी, इसलिए आपको भागने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है केरला को। मुंबई मॉडल के साथ ही साथ अपनाते हुए इन्होंने भी बेड्स जो एलोकेशन था वो सेंट्रलाइज कर दिया हर डिस्ट्रिक्ट में, कि भाई जो है बेड एलोकेशन जो है गवर्नमेंट ही करेगी, ऐसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम बना करके इन्होंने किया। उसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन एम्बुलेंस जो भी चाहिए वो भी गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज मॉनिटर किया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो या जो भी ट्रीटमेंट चार्जेज हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो भी गवर्नमेंट ने कैप कर दिया कि इतने ज़्यादा पैसे दाम जो आप नहीं ले सकते हैं, तो लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो, ऐसा नहीं एग्जॉर्बिटेंट आपका बिल आ जाए। इसके अलावा पंचायत लेवल पर भी जो वर्कर्स उन्होंने काम किया, सारे पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों को मोटिवेट किया, सुपरवाइज किया, इम्प्लीमेंट लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है। तो ये बेसिकली जो केरला मॉडल है केरला का, जिसको कि हमें बाकी राज्यों को या देश को अपनाने की जरूरत है, इसे सीख लेने की जरूरत है। What is important is to mitigate the impact of these lockdown on lives of poor by guaranteeing food and equitable access to health care। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है लॉकडाउन में, हम देखते हैं पिछले साल भी हमने देखा था, जो पुअर लोग हैं, जो गरीब है, माइग्रेंट वर्कर है, उन पर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। तो हमें उसको रोक बचाने की जरूरत है ताकि उनको सही फूड खाने को मिल सके, और हेल्थ केयर, अगर बीमार पड़ते हैं कुछ भी तो उनको सही हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट कम दामों पर उनको दिया जा सके। ये बेसिकली हमें सीखने की जरूरत है, लॉकडाउन में करने की जरूरत है।
नेक्स्ट आपका जो एडिटोरियल है रिस्ट्रक्चरिंग द ट्राइब्यूनल सिस्टम, ये ट्राइब्यूनल सिस्टम को लेकर के यहाँ पे बेसिकली नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन की वकालत की गई है, कैसे उसको बनाया जाना चाहिए, क्या करने की जरूरत है। तो पहला जो ये आर्टिकल इसलिए क्यों है भाई, क्योंकि जो एक ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लेके आई 2021 में, जिसमें बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स को गवर्नमेंट ने एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ये ऑर्डिनेंस था आपका ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस। इसको चैलेंज भी किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो पहला जो इसमें कंसर्न है, जो दिक्कत है, वो है कि एक तो आपने लेजिस्लेटिव प्रोसेस को अपनाया नहीं, आपने संसद से इसको पास नहीं कराया, आप ऑर्डिनेंस लेके आ गए। उसके अलावा आपने स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किया। मान लीजिए फिल्म सर्टिफिकेशन ट्राइब्यूनल था, तो आपको जो स्टेक होल्डर्स इसमें है, फिल्म सर्टिफिकेशन, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों, उनसे आपने डिस्कस कुछ नहीं किया, तो सही आप अपने बेसिकली डिसीजन नहीं लिया एक तरह से। इसके अलावा इस ऑर्डिनेंस में क्या कहा गया कि हम सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे और इसका रोल इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, और इन्होंने 4 साल का फिक्स टेन्योर किया चेयरपर्सन और मेंबर्स के लिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस ऑर्डर में, इस जजमेंट में, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि आप जब 5 साल का टेन्योर कीजिए। तो ये यहाँ पे लूप होल है, एक तरह से कर सकते हैं आप। फर्दर सेंटर इज येट टू कंस्टिट्यूट नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन। तो नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन जो है सेंटर ने अभी तक नहीं बनाया, जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी होगी, इंडिपेंडेंट बॉडी, टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल, अलग अलग ट्राइब्यूनल जो देश में है उसको देखने के लिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उसमें देखने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो ये बेसिकली ये आइडिया जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था, ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ट्राइब्यूनल्स और क्वासी जुडिशियल बॉडीज को लेकर के। इसको आप जजमेंट का रीडिंग आप दे सकते हैं। तो नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन गवर्नमेंट को बनाया जाना चाहिए। ट्राइब्यूनल बेसिकली इसको जो आप ट्राइब्यूनल्स, और या फिर आप कर सकते हैं ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स को लेकर के, या एजुकेशन को लेकर के क्या क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है, ये बेसिकली इसमें आप इन आंसर को लिख सकते हैं। ट्राइब्यूनल्स क्या होता है, बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडी एक तरह से है। इसमें जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं और कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज मेंबर होते हैं। ये क्यों बनाया जाता है ट्राइब्यूनल, ताकि जो है केसेज जो पेंडिंग उसका जल्द से जल्द निपटारा हो सके, क्योंकि ये जो एक्सपर्टीज होते हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। मान लीजिए टैक्स ट्राइब्यूनल है, तो उसमें टैक्स से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं, कुछ टेक्निकल मेंबर जो होंगे वो टैक्स के लॉ में माहिर होंगे, उन्होंने टैक्स लॉ को बहुत अच्छी से जाना है, उस पर काम किया है। मान लीजिए फॉर्मर रिवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, फॉर्मर रिवेन्यू ऑफिसर्स। इससे क्या होता है, इनको समझ ज़्यादा होती है मैटर्स की, केसेज की, और जल्द से जल्द वो केसेज का निपटारा कर पाएंगे। ये बेसिकली ट्राइब्यूनल का काम है, पर्पस है। ठीक है। अब देखिए इन्होंने बताया नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन क्यों होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए फ्रेमवर्क। इसके लिए पहली बात तो आपको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी है। वो इंडिपेंडेंट इसके जरूरत है कि आप लीगली उसको बनाएं, मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी होना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया आपका। तो इसको आप नोट करते जाएं कि क्या क्या उसमें बेसिकली नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए। पहला इंडिपेंडेंस होना चाहिए, तो इसीलिए उसको आप स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह बनाएं, मतलब कि उसमें कानून के थ्रू लेके आए उसको, ताकि कोई उसको ऐसा नहीं, आपने एग्जीक्यूटिव डिसीजन से आपको नहीं बनाना है, कानून के थ्रू उसको एक कानून बैकिंग होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंस हो, इम्पार्शियल हो। एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस हम देखते हैं ट्राइब्यूनल के केस में अभी जो है बहुत। एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस क्या है, बेसिकली अपॉइंटमेंट को लेकर के कोई फिक्स्ड रूल नहीं कि किसी को अपॉइंट करना है। आपने किसी भी जज को आप फेवर करके किसी को अपॉइंट कर दिया, टेक्निकल मेंबर को, रिमूवल का भी कोई खास प्रोसीजर नहीं है। इसके अलावा जिनको पैसा चाहिए, फंड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो पर्सनल लोग चाहिए उसको चलाने के लिए, वो आप नहीं देते हैं। वो आप उसके लिए जो है वो सरकार पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस तरह से सरकार जो है ट्राइब्यूनल को के डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। तो एंड जो ये ट्राइब्यूनल कमीशन आप बनाएंगे, कैन भी स्टिल इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बनाएं, या तो फिर आप एक कानून ला कर बनाएं, ताकि आप इसका इंडिपेंडेंट इंश्योर हो सके, ये इंडिपेंडेंट रहे, इफेक्ट ये जो है पॉलिटिकली इफेक्टेड ना रहे। ठीक है, पहला तो ये हो गया। ये उसके अलावा एंटीसीड करेगा क्या, इट कुड सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर सकता है ट्राइब्यूनल के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट बॉडी की तरह काम कर सकता है, ताकि वो जो डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट हो किसी मेंबर्स का, जुडिशरी का, वो सही तरीके से हो सके, इंडिपेंडेंटली हो सके। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी चला सके ये अपॉइंटमेंट के लिए किसी मेंबर के अगेंस्ट में। सेट मेंबर सैलरीज अलाउंसेज इन द सर्विस कंडीशन सेट करने का भी इसको पावर दिया जाए, ताकि जो है एग्जीक्यूटिव पे आप डिपेंडेंट ना रहे। वुड हेल्प मेंटेन ट्राइब्यूनल इंडिपेंडेंट, ताकि ट्राइब्यूनल जो इंडिपेंडेंट रहे। सपोर्ट सर्विसेज भी देने के लिए तैयार है। बी एबल टू हायर एंड सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स टू कंसोलिडेट, इंप्रूव एंड मॉडर्नाइज ट्राइब्यूनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब बेसिकली पावर हमें देने की जरूरत है एनटीसी को, ताकि एक ट्राइब्यूनल जो है वो सही तरीके से काम कर सके। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, कैन एफसीआरए अकाउंट डेडलाइन बी एक्सटेंडेड, हाईकोर्ट आज सेंटर। तो ये बेसिकली एफसीआरए जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, इसको लेकर के हमने देखा पहले भी दिनों में। एफसीआरए जो क्या है कि भाई कोई भी आप फॉरेन, मोटा मोटी जो है कोई भी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आप ले रहे हैं एनजीओ या कोई भी, तो उसको आपको इस एक्ट के अंदर में आपको रजिस्टर कराना होगा। उसके अलावा जो है आपको कुछ जो रूल्स हैं उसको आपको गवर्नमेंट के फॉलो करने होंगे, होम मिनिस्ट्री के। ये होम मिनिस्ट्री इस एक्ट को देखती है। इसमें जो एक इशू आया है बेसिकली, अभी कोविड को लेकर के फॉरेन फंडिंग काफी आ रही है, लेकिन एनजीओज बोल रहे हैं कि हम उस फंडिंग को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका कुछ रूल्स है जिसको कि हम फॉलो नहीं कर पाए। क्या रूल है भाई? 1 अप्रैल तक एक डेडलाइन गवर्नमेंट ने जारी किया था कि 1 अप्रैल तक आपको जो जितने भी एनजीओ जिसको एफसीआरए के अंदर फंड यूज करना है, उसको एसबीआई के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के जो ब्रांच है उसमें आपको अकाउंट खोलना होगा, एफसीआरए अकाउंट। जो बहुत सारे एनजीओ, जो बाहर के एनजीओ मान लीजिए आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, नॉर्थ ईस्ट के, वो खोल नहीं पाए, ओपन नहीं कर पाए इस डेडलाइन के अंदर में। तो ये अभी कोर्ट में गए हैं कि भाई हमें कुछ एक्सटेंशन दिया जाए। ये मोटा मोटी यही आर्टिकल है। एफसीआरए के बारे में हमें डिटेल में आर्टिकल हमने पहले भी किया था। कोड़ा पे मेरा जो है आप जा सकते हैं, कोड़ा पे मैंने डिटेल में बताया कि एफसीआरए क्या है, इसमें कैसे आप डोनेशन ले सकते हैं, कौन कौन इसमें एजेंशन है, अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो क्या पेनल्टी है, वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपका है एडॉप्शन इशू टू द फोर एज कोविड-19 लीव्स मेनी ऑर्फन। इसको हमने 2-3 दिन पहले भी कवर किया था कि जो बहुत सारे लोग जो है, बच्चे जो है ऑर्फेनेज हो जा रहे हैं क्योंकि उनकी माता पिता कोविड के कारण डेथ हो जा रही है। उस केस में जो देखा जा रहा है कि बहुत सारा इलीगल एडॉप्शन जो है हो रहा है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं ग्रुप में, सोशल मीडिया पे, कि भैया ये बच्चा अनाथ हो गया, इसको आप अडॉप्ट कर लीजिए। तो ये गलत प्रोसीजर है। गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया, इसको बेसिकली बताया कि इलीगल है, इससे इसके जाल में आप ना फंसे, ये बेसिकली ट्रैफिकिंग आप कर रहे हैं एक तरह से। तो इसका क्या प्रोसीजर है? पहला तो जो है चाइल्डलाइन, ये हेल्पलाइन नंबर 1098, अगर आपको कोई बच्चा मिलता है ऑर्फेनेज तो इसको आपको इस पर डायल करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो एजेंसी, जो रजिस्टर्ड एजेंसी है वो आएंगी वहां पर और उस बच्चे का कस्टडी लेगी। इसके अलावा पुलिस में भी जा सकते हैं और सेंट्रल जो वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वहां पे भी आप जाकर इस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया आपका। दूसरा स्टेप क्या है? उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी क्या किया इसके लिए, हॉस्पिटल में भी एक कॉलम आपको डाल दिया, कॉलम एडमिशन फॉर्म में, कि भाई अगर आप कुछ हो जाता है तो आपके बच्चे अगर रह जाएंगे तो उसको कस्टडी किसको मिले, ये पहले से एक हॉस्पिटल को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आप एक फॉर्म में, एडमिशन फॉर्म में इस चीज को भी डाल दें। ठीक है, अब जो है इसके बाद अगर यहाँ चल जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर, मान लीजिए आपका बच्चा आपके बगल में भी है, आपको नेबर है भी है, उस केस में भी जो डिसीजन पावर है वो है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी के पास डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो डिसाइड करेगा फ्यूचर क्या होना चाहिए चिल्ड्रन जो ऑर्फेनेज हो गए हैं। इसमें क्या करती है जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी, पहले क्या करती है, सोशल इन्वेस्टिगेशन करती है कि भाई अगर कोई मेंबर्स उसके एक्सटेंडेड फैमिली का, मान लीजिए माँ बाप मर गए हैं तो कोई दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, कोई भी एक्सटेंडेड बुआ बुई जो भी है, कोई उसके मेंबर्स हैं क्या फैमिली के जो उसकी कस्टडी ले बच्चे की। अगर कोई नहीं मिलता है देन उस केस में क्या होता है, फिर उस बच्चे को ऑर्फेनेज डिक्लेयर कर दिया जाता है लीगली, और वो लीगली जो है अडॉप्ट करने के लिए एडॉप्शन उसका हो सकता है। तो ये प्रोसीजर है, इसके बाद ही आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले मैसेज को देख करके आप अडॉप्ट कर लेंगे तो बाद में इलीगल इश्यूज भी हो सकते हैं आपके अगेंस्ट। तो ये बेसिकली इसमें कहा गया है कि इसके अलावा इसमें एक सजेशन दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को किनशिप केयर को एक पार्ट बनाना चाहिए सिस्टम का, चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम का। इसमें क्या है कि आप कुछ, जैसे कि महाराष्ट्र में भी है महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना, इसमें क्या है कि 1,000 रुपया दिया जाता है एजुकेशनल सपोर्ट के लिए फैमिली को। तो फैमिली के पास एक इंसेंटिव होता है कि भाई मान लीजिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स जो भी हैं, जो भी फैमिली मेंबर जो आपको अडॉप्ट करते हैं, उनके पास एक इंसेंटिव होता है, ठीक है बच्चे की पढ़ाई का हमारे पास बोझ नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट को स्टार्ट करने की जरूरत है। बाकी गवर्नमेंट्स को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक राशि जो है उसके एजुकेशन जो मेन खर्चा होता है उसके लिए हम पेरेंट्स को रिम्बर्स, उन जो गार्जियन को हम रिम्बर्स करें। ठीक है, ये बेसिकली एडॉप्शन को लेकर के है। चाइल्ड केयर जीएस पेपर 1 में आप लिख सकते हैं। वायरस सिचुएशन वर्सेस अमंग ट्राइबल्स, ये हमने पहले भी देखा था कि जो प्रिमिटिव इसमें ट्राइबल ग्रुप्स हैं और उसके अंदर में भी जो एक और वनरेबल ट्राइबल होता है, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी, इसमें देखा गया कोविड जो है ज़्यादा फैल रहा है, स्पेशली उड़ीसा में जो सबसे ज़्यादा पीवीटीजी ग्रुप्स रहते हैं। तो यहाँ पे डोंगरिया कोन ट्राइब्स में देखा गया है, इसके अलावा बोंडा हिल्स में, बोंडा कम्युनिटी में देखा गया है। और एक दिक्कत और भी क्या है इसमें कि जो टेस्ट करने से वो कतराते हैं, टेस्ट कराने नहीं जाते हैं, जिसके कारण और भी जो है उसको ट्रैक कर पाना, टेस्ट करा पाना वो मुश्किल हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो पीवीटीजी ग्रुप जो है काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है इसमें। इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं उसको, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया। तो 1973 में एक डेवार कमीशन बनाया गया था। इन्होंने कहा कि एक स्पेशल ग्रुप क्रिएट किया जाए ऐसे लोगों के लिए, इन ट्राइबल के लिए जो कि ज्यादा वनरेबल है, जो ज्यादा बेसिकली अलग हैं
नॉर्मल बाकी ट्राइबल ग्रुप से। उन्होंने इसका नाम दिया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। 2006 में इसका नाम चेंज करके पीटीजी से पीवीटीजी कर दिया गया गवर्नमेंट ने। ये ज़्यादा वनरेबल है, मतलब कि ट्राइबल ग्रुप तो ऑलरेडी हम जानते हैं ज़्यादा वो अलग रहता है, बेसिकली कम लोग हैं उसमें और बहुत प्रॉब्लम्स उनके पास, लेकिन उससे भी ज़्यादा कम डेवलप जो है वो होता है आपका पीवीटीजी। इसका कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो होमोजीनियस है, एक जगह पे रहते हैं, बेसिकली छोटा पॉपुलेशन है, कुछ ही लोग हैं इसमें, फिजिकली आइसोलेटेड रहते हैं, कुछ हिल्स में रहते हैं, कहीं जंगल में रहते हैं जहाँ पे बाकी लोग नहीं रहते हैं। एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, कुछ रिटन लैंग्वेज नहीं जिसको कि आप समझ सके उनकी भाषा को। सिंपल टेक्नोलॉजी, बेसिकली अभी भी कुछ टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं, सिंपल आपका जंगलों पर डिपेंडेंट है, और स्लो रेट ऑफ चेंज। 75 ग्रुप जो है अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं इस कैटेगरी में, जिनको पीवीटीजी का कैटेगरी मिला है। ठीक है, ये पूरा आपका जो पीवीटीजी बेसिकली फिल्म से पूछा जाता है, तो इसको आप इस चीज़ को आप आंसर में कर सकते हैं इसको पढ़ करके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपको वो सब वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब, जैसे मैंने कहा, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अभी तक तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन बटन कर सकते हो, उसके बाद आपको एक सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को आप जरूर दबाएं, ताकि आपको जो भी वीडियो है हम अपलोड करेंगे उसका आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको जल्द से जल्द देख पाएंगे, आप भूलेंगे नहीं उसको। इसके अलावा आप मेरा प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं नीचे में, उसमें हमने हमारा जो अलग अलग वीडियोज़ है, सीरीज जो है उसको हमने बताया है। उसमें आप ना एनसीईआरटीज को देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं, पॉलिटी का लेक्चर्स है, जुडिशियल सिस्टम पे है, बैंकिंग सिस्टम पे है, बहुत सारी चीज़ें उस पर हमने कवर की है और आगे भी हम कवर करेंगे, तो उसको जरूर आप देखें। इसके अलावा आप जो सोशल मीडिया पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं